हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आफरीन खान। आज हम फ्रिक्शन के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 31। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और हम नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाएंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 21, जल्दी से रीड आउट कर रही हूँ मैं। The friction coefficient between the board and the floor shown in the figure is mu. Find the maximum force that the man can exert on the rope so that the board does not slip on the floor. ठीक है क्या? ठीक है। तो क्या करना है क्वेश्चन में, हमें पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफबीडीज बनाते हैं। तो अगर मैं मैन के एफबीडी बनाऊंगी, तो मैंने देखा कि ये मान लीजिए रोप पे एफ फोर्स जनरेट कर रहा होगा, तो मैं बोलूँगी इसके हाथ पे ऊपर की तरफ कितनी फोर्स आएगी, एफ। ठीक, एक इसका मास एम जी नीचे, तो मैंने बोला एम जी, कैपिटल एम जी नीचे आएगा। ठीक, एक ये प्लैंक के थ्रू उसको नॉर्मल मिलेगा ऊपर के डायरेक्शन में, तो मैंने बोला नॉर्मल ऐसे आएगा, मैंने इसको एन बोल दिया। ठीक है जी। अगर मैं प्लैंक की एफबीडी बनाऊंगी, ठीक, तो प्लैंक पे का मास एम है, तो मैंने बोला एम जी नीचे। ठीक, ये जो नॉर्मल इसने इसको दिया, ये पलट के उस पर भी आएगा एन, और क्या आएगा, मैंने बोला एफ 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 एफ, तो फोर्स प्लैंक पे इस साइड से कितनी लग रही होगी, एफ लग रही होगी। ठीक, कुछ फ्रिक्शन आया होगा फ्लोर पे, फ्लोर से कोई फ्रिक्शन आया होगा प्लैंक पे। ठीक है, और फ्लोर ने कुछ नॉर्मल भी प्रोवाइड किया होगा इसे, मैंने बोला वो नॉर्मल की वैल्यू एन डैश बोल दे रही हूँ मैं। ठीक है जी, ऐसे ऐसे करके फोर्स आ रही होंगी इस प्लैंक पे। अब क्या है, मुझे प्लैंक की भी एफबीडी मिल गई है और मुझे मैन की भी एफबीडी मिल गई है। अब मैं क्या कर रही हूँ, उस पर फोर्स इक्वेशन लिखने वाली हूँ दोनों के लिए। तो मैंने बोला मैन तो ऊपर नीचे कहीं भी मूव नहीं कर रहा है, तो मैंने लिखा एन, ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स को बैलेंस करेंगी, तो मैंने बोला एन प्लस एफ विल बी इक्वल्स टू कैपिटल एम जी के बराबर हो जाएगा। ये मेरी पहली इक्वेशन। ठीक, अगर फ्रिक्शन फोर्स निकालना है यहाँ से, तो मैंने बोला फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है, म्यू इंटू एन डैश के बराबर होगी। जो ग्राउंड से नॉर्मल मिल रहा होगा उस नॉर्मल और म्यू जो ग्राउंड का होगा उसके बराबर होगी। ठीक, अब और क्या दिया है, मैंने बोला प्लैंक भी कहीं नहीं जा रहा है, तो मैंने बोला ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स को बैलेंस करो जरा। तो अगर हम ये करेंगे तो हम लिखेंगे एन डैश इक्वल्स टू एन प्लस ऑफ स्मॉल एम जी। ठीक है, और कुछ आएगा और कुछ नहीं आएगा। यहाँ से जरा n की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करो, तो ये आ जाएगा एम जी, कैपिटल एम जी माइनस ऑफ एफ प्लस ऑफ स्मॉल एम जी विल बी इक्वल्स टू एन डैश। ठीक, एन डैश की वैल्यू यहाँ रखो फ्रिक्शन में, तो फ्रिक्शन जो होगा फ्लोर से जो कितना आ रहा होगा, म्यू इंटू एन डैश कितना है आपका, एम जी माइनस ऑफ एफ प्लस ऑफ एम जी। ठीक, मैंने लिखा इसको म्यू जी एम प्लस स्मॉल एम माइनस ऑफ म्यू इंटू एफ, ये मेरे फ्रिक्शन की वैल्यू है जो फ्लोर से मिल रही है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में एक चीज दिया है, फाइंड द मैक्सिमम फोर्स दैट द मैन कैन एक्सर्ट ऑन द रोप सो दैट द बोट डज नॉट स्लिप ऑन द फ्लोर। कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो मैंने बोला अगर आप प्लैंक को देखेंगे तो प्लैंक पे एक फोर्स यहां से एफ आ रही होगी, ये रोप के थ्रू जो ये मैन एक्सर्ट कर रहा है, और यहां से ये फ्रिक्शन ऐसे आ रहा होगा इस पे। ठीक, तो मैंने बोला अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो ये वाला फ्रिक्शन फोर्स इस एफ के बराबर होना चाहिए। तो मैंने बोला ये वाला फ्रिक्शन फोर्स इस एफ के बराबर होना चाहिए, यही तो होना चाहिए बस। तो कर दो जरा इक्वल। मैंने बोला फ्रिक्शन हमने निकाल लिया था, कितना आया था हमारा फ्रिक्शन, हमारी फ्रिक्शन की वैल्यू आई थी म्यू जी एम प्लस एम ना माइनस ऑफ म्यू एफ। ये किसके बराबर करना है, मुझे एफ के बराबर कर देना है। ठीक, तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ की वैल्यू आ जाएगी आपकी म्यू जी कैपिटल एम प्लस ऑफ स्मॉल एम, और नीचे आ जाएगा आपका 1 प्लस ऑफ म्यू के बराबर। ठीक, तो इतनी फोर्स मैन को लगानी पड़ेगी ताकि कोई भी स्लिपिंग ना हो। ठीक, इजी क्वेश्चन है, एफबीडीज बना लोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, देख लो। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ चले। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 22,
A 2 kg block is placed over a 4 kg block and both are placed on smooth horizontal surface. क्या दिया है? एक 2 kg का ब्लॉक है, इसको 4 kg के ब्लॉक के ऊपर रख दिया है, ठीक है, और इन दोनों को एक स्मूथ सरफेस पे रख दिया है. इसका म्यू कितना है? 0 है इस वाली सरफेस, ठीक है. द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज 0.2. तो यहां पे जो म्यू की वैल्यू है ये है आपकी 0.2. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स इफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 12 न्यूटन इज अप्लाइड टू द अपर ब्लॉक बी टू द लोअर ब्लॉक. जी को कितना लेना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, देखिए ये वाले जो ब्लॉक से क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें क्या होता है, अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई कैसे करना चालू करना चाहिए. अब मैं आपको एक तरीका बता रही हूं जिससे हर तरीके क्वेश्चन, जब भी ब्लॉक के क्वेश्चन आएंगे आपके सॉरी, तो हर तरीके क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, एक बार आप समझ लीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. ठीक है, तो देखिए पहले मैं क्या करती हूँ, मैंने बोला ऊपर वाले ब्लॉक में ए वाला पार्ट में वैसे ही करूंगी जैसे मैं बी वाला पार्ट करूंगी. ठीक है, तो ए वाला पार्ट समझ लो. मैंने बोला 2 ब्लॉक्स हैं, एक 2 kg का है, एक 4 kg का है. इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स कितनी दी है? फ्रिक्शन फोर्स कह रही हूँ, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया है आपका 0.2. तो मैंने बोला फ्रिक्शन की पहले मैक्सिमम वैल्यू जरा मैं निकाल लूं. तो मैंने बोला फ्रिक्शन की यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू इंटू mg. किसका mg? इस 2 kg वाले का. तो मैंने बोला म्यू इंटू 2g के बराबर हो जाएगी. तो ये हो जाएगा आपका 0.2 इंटू 2 इंटू 10. कितना हो जाएगा? 4 न्यूटन. मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स हमें, ये एफ मैक्स है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स हमें कितनी मिल सकती है? 4 न्यूटन की मिल सकती है. अब फ्रिक्शन, इतने फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत है या नहीं है वो मैं कैसे देखूंगी? देख लो. मैंने बोला अभी क्या हो रहा है पार्ट ए में कि हॉरिजॉन्टल फोर्स 12 न्यूटन की किस पे लग रही है? ऊपर वाले ब्लॉक पे लग रही है. ठीक, लगा दो ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स. ठीक है, ध्यान दे दो मैं कैसे कैसे स्टेप कर रही हूं, वैसे ही वैसे आपको करने का है. ठीक है, मैंने बोला यहां पे तो कोई फ्रिक्शन है नहीं, नीचे जमीन से कोई फ्रिक्शन मुझे मिल नहीं रहा है. मैंने बोला इस पूरे को जरा एक सिस्टम मान लो. तो यदि मैं इस पूरे को एक सिस्टम मानूंगी तो मैंने देखा कि सिस्टम पे फोर्स क्या लग रही है? सिर्फ और सिर्फ ये बीच वाली फोर्स तो इंटरनल फोर्स में आ जाएगी. तो मैंने बोला क्या हो जाएगा, पूरे सिस्टम पे फोर्स कितनी लग रही होगी? 12 न्यूटन की. ठीक है, तो मैंने बोला अगर मैं इसको बोलूंगी तो मैंने बोला एफ नेट किसके बराबर हो जाएगा? मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम. मैंने इस पूरे सिस्टम को बोला है, इस पूरे सिस्टम को मैंने माना कि ये आगे जा रहा है किसी ए एक्सेलरेशन से. ठीक है जी, अभी देखो मैं कैसे कर रही हूं वो समझो. ठीक, तो मैंने बोला नेट फोर्स कितनी है? 12. मास ऑफ द सिस्टम कितनी है? 6. और मैंने बोला ए एक्सेलरेशन, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक, अब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये पहले मुझे देखना पड़ेगा. तो मैंने बोला अगर ये एक्सेलरेशन हो रहा होगा, देखना इसी तरीके से दूसरा वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होगा. ठीक है, अब मैं चेक करूंगी. तो मैंने बोला 2 kg वाले ब्लॉक की एफबीडी बना रही हूं. तो मैंने बोला आगे 12 न्यूटन, पीछे एफ लग रही होगी. फ्रिक्शन मुझे नहीं पता भी कितना आएगा, अपने से आप मैक्सिमम वैल्यू नहीं ले सकते. ठीक है, तो मैंने बोला पीछे फ्रिक्शन फोर्स आएगी एफ. ठीक है जी, और आगे मैंने इसका एक्सेलरेशन बोल दिया ए आ रहा होगा ये. ठीक है, अगर यही एक्सेलरेशन होगा तो ये आएगा. एफ की वैल्यू मेरी या तो 4 न्यूटन आए या तो 4 न्यूटन से कम आए. अगर 4 न्यूटन से मेरी वैल्यू ज्यादा आ रही होगी तो क्या होगा? ये जो एक्सेलरेशन होगा वो नहीं होगा. यदि कम आएगी तो दोनों ब्लॉक इसी एक्सेलरेशन से चलेंगे. ठीक, यदि इस एफ की वैल्यू मेरी इस 4 न्यूटन से कम आएगी तो दोनों ही ब्लॉक इस वाले एक्सेलरेशन से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी. लेकिन यदि चेक करने पर इस एफ की वैल्यू मेरे इस 4 न्यूटन से ज्यादा आ गई तो क्या होंगे? ब्लॉक्स सेपरेटली चल रहे होंगे. क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन अपनी लिमिट एक्सीड कर चुका है. अब इतनी फ्रिक्शन क्या होगा? मैक्सिमम लग रहा होगा, लेकिन क्या होगा ये वाली ब्लॉक आगे चलेगा और ये किसी और एक्सेलरेशन से चलेगा. दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? दोनों ही ब्लॉक्स क्या होंगे? सेपरेटली मूव कर रहे होंगे. ये वाला एक्सेलरेशन तब नहीं हो रहा. जरा मैं चेक कर लूं कि ये फ्रिक्शन इससे कम है कि नहीं है. मैंने बोला 12 माइनस ऑफ एफ इक्वल्स टू 2 इंटू ए कितना है मेरा? 2. तो एफ की वैल्यू यहां से मेरी कितनी निकलती है? 12 माइनस ऑफ 4 दैट इज 8 न्यूटन.
ठीक, क्या फ्रिक्शन फोर्स 8 न्यूटन का लग सकता है? 8 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग ही नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो 4 न्यूटन ही है, बस इससे ज्यादा मैं फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई नहीं कर सकती। तो इसका मतलब क्या ये दोनों ब्लॉक एक साथ इस एक्सेलरेशन से चलेंगे? बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। ठीक है, तो क्या हो रहा होगा फिर? मैंने बोला फिर कुछ ऐसा हो रहा होगा कि ये 2 kg वाला ब्लॉक होगा, इस पे आगे 12 न्यूटन लग रहा होगा। ठीक है, अब फ्रिक्शन 8 तो लग नहीं सकता, लेकिन लग कितना सकता है? 4 लग सकता है। तो मैंने बोला यदि इस पे 4 लगेगा तो इस नीचे वाले ब्लॉक पे भी 4 kg वाले ब्लॉक पे आगे भी 4 लगेगा। ठीक, 4 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ठीक, फोर्सेज अलग अलग लग रही। मैंने बोला इसका एक्सेलरेशन A1 मान लो, इसका एक्सेलरेशन A2 मान लो। क्यों क्यों एक्सेलरेशन अलग अलग होते हैं कभी कभी ब्लॉक्स के, क्यों साथ साथ ब्लॉक्स चलते? उसका यही रीजन है। ठीक है, ऐसे चेक कर लेती हूँ मैं पहले सिस्टम मान के। मैंने देखा कि साथ में चल भी रहे हैं कि नहीं, नहीं चल रहे थे तो मैं फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लगाती हूँ और दोनों को अलग अलग एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती हूँ। साथ में अगर फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम आ रही होती या उतनी आ रही होती तो मैं उतना ही एक्सेलरेशन रहने देती हूँ। तो गलती करने की जो गुंजाइश होती है वो मेरी 0 हो जाती है। ठीक है, तो अभी वाला 2 kg वाला ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से चल रहा होगा? मैंने बोला 12 माइनस ऑफ 4 इक्वल्स टू 2 इंटू A1। तो A1 की जो वैल्यू है वो मेरी आ गई 8/2, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, इस वाले ब्लॉक के लिए मैं करूंगी तो मैंने बोला A2 विल बी इक्वल्स टू 4/4, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, दोनों आगे ही चलेंगे, लेकिन किस किस एक्सेलरेशन से चलेंगे? ये वाला ब्लॉक चलेगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, और नीचे वाला ब्लॉक चलेगा मेरा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। अलग अलग एक्सेलरेशन से चल रहा है। ठीक है, सेकंड केस देखिए जरा। ठीक है, सेकंड केस में क्या हो रहा है कि लोअर ब्लॉक पे अब 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो मैंने बोला ठीक है देख लेते हैं। तो मैंने बोला 2 kg, ये है 4 kg, इन सबको पूरा एक सिस्टम माना। मैंने बोला सिस्टम पे फोर्स 12 न्यूटन। इस समय भी मेरी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब फिर से मैं फ्रिक्शन फोर्स चेक करूंगी। ठीक, तो मैंने बोला ये 4 है, आगे इस पे 12 न्यूटन। मैंने बोला फ्रिक्शन फोर्स F। ठीक, अभी लेकिन मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू इस केस में कितनी आनी चाहिए? ये कितनी आनी चाहिए? 4 न्यूटन आनी चाहिए, आनी चाहिए, आनी चाहिए। ठीक, तो या तो इतनी आए या तो उससे कम आए। अगर इतनी आएगी तो इसी एक्सेलरेशन से ब्लॉक्स चलेंगे साथ में। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू इससे ज्यादा आई तो क्या होगा? इस वाले एक्सेलरेशन से नहीं चल के ब्लॉक क्या होंगे? सेपरेट एक्सेलरेशन से चल रहे होंगे। जरा चेक कर लेती हूं मैं। ये तो F मैक्स आ गया है मेरा। अभी F की वैल्यू मैं चेक करूं। मैंने बोला आगे एक्सेलरेशन कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने बोला 12 माइनस ऑफ F इक्वल्स टू 4 इंटू 2। तो फ्रिक्शन मेरा यहां से कितना आता है? 12 माइनस ऑफ 8, दैट इज 4 न्यूटन। ठीक, क्या ये फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के बराबर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो क्या दोनों ब्लॉक इसी एक्सेलरेशन से चलेंगे एज अ सिस्टम बनकर? बिल्कुल चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। क्यों? क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमने एज अ सिस्टम मान के निकाली थी वो क्या है? हमारी मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू से एक्सीड नहीं कर रही है, नहीं कर रही। तो मैंने बोला ब्लॉक्स will move together with an acceleration of कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एज अ सिस्टम ही वो चलेंगे आगे। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन होंगे ना ब्लॉक के आपके, हर तरीके का क्वेश्चन इसे सॉल्व हो जाएगा विदाउट एनी कंफ्यूजन। मुझे भी बहुत कंफ्यूजन होती थी, तो फिर मैंने ऐसे फंडा निकाल लिया। अब ये पहले भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, कि लोग कैसे करते हैं, जब मुझे समझाया गया था ये चीज मुझे समझ नहीं आई थी, लेकिन अब जब मैंने खुद से करना चालू किया है तो मुझे ये चीज समझ में आती है। ठीक है, तो आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 22। बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड द एक्सेलरेशन A1, A2 and A3 of the 3 blocks shown in the figure. If a horizontal force of 10 Newton is applied on 2 kg, 3 kg and 7 kg block, take G equals to 10 meter per second square.
ठीक है, देखिए लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया था ना, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये। तो यदि आप प्रैक्टिस करना चाहें तो बढ़िया क्वेश्चन है, खुद से करके देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे तो मैं आपको बता ही दे रही हूँ। मैंने बोला वही करूंगी मैं जो मैंने आपको अभी बताया। मैंने बोला पहले सिस्टम मान के एक्सेलरेशन निकालूंगी, तो नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यूज निकालेंगे ब्लॉक्स के बीच में। उसके बाद पूरे को मैं क्या करूंगी, एक सिस्टम मान के एक्सेलरेशन निकालूंगी कॉमन। फिर मैं चेक करूंगी कि फ्रिक्शन की वैल्यू उस एक्सेलरेशन से उतनी मैक्सिमम फ्रिक्शन से के जितनी ही आ रही है या उससे कम आ रही है तो ठीक है, सारे ब्लॉक्स एज सिस्टम बन के चलेंगे। यदि नहीं आ रही होगी तो मैं सेपरेट करके फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चिपकाऊंगी ब्लॉक्स पे और एक्सेलरेशन निकाल दूंगी। बस यही करना होता है सब उसमें, ठीक है। अब मैंने बोला कि इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिख रही हूं मैंने बोला 2 kg वाले ब्लॉक हैं, ये वाला 3 kg वाला ब्लॉक है और ये है मेरा 7 kg वाला ब्लॉक, ठीक है। मैंने बोला फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी, यहां पे आ जाएगी आपकी 2g इंटू 0.2 के बराबर, ठीक है जी। तो ये आ जाएगी आपकी 4 न्यूटन्स के बराबर, ठीक। इस वाले पॉइंट पे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पे आ जाएगी, इन दोनों ब्लॉक की वजह से आएगा नॉर्मल, तो मुझे 3 + 2 5, तो ये हो जाएगा 5g इंटू 0.3 म्यू की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा आपका 15 न्यूटन के बराबर, ठीक। अब पूरे को एक सिस्टम मानो और एक्सेलरेशन निकालो। पूरे को सिस्टम माना तो क्या हो गया, मैंने बोला पूरा टोटल मास कितना है 12 kg का, 12 kg का मास है और इस पूरे मास पे फोर्स कितनी लग रही है 10 न्यूटन की, ठीक। नीचे से कोई फ्रिक्शन नहीं मिल रहा है, फ्लोर स्मूथ है, ठीक है जी। और आगे की तरफ मैंने बोला कोई एक्सेलरेशन a आ रहा होगा यदि एक सिस्टम की तरह ये लोग चल रहे होंगे, ठीक है। अभी मैं a1 a2 a3 की वैल्यू नहीं बता रही हूं, अभी मैं चेक कर रही हूं क्या a1 a2 a3 की वैल्यू एक ही है कि नहीं है, ताकि ज्यादा कैलकुलेशन हो ही ना। तो मैंने बोला 10 विल बी इक्वल्स टू 12 इंटू a, ठीक है जी। तो जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर, ठीक है जी। यही आएगी ना, यही आएगी, ठीक है। तो मैंने बोला ऐसा करके कुछ चल रहा होगा, यदि ये केस होगा और यदि ये तीनों ब्लॉक इस एक्सेलरेशन से चल रहे होंगे तो जो फ्रिक्शन की वैल्यू इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में आनी चाहिए वो 4 न्यूटन से कम आनी चाहिए। तो मैंने बोला एक बार चेक कर लो। तो मैंने बोला ये आया आपका 10 न्यूटन यहां पे, ठीक, यहां पे कुछ F, ठीक, ये 2 kg का मास है और आगे की तरफ कितना है एक्सेलरेशन 5/6, ठीक है। तो मैंने बोला 10 माइनस ऑफ F इक्वल्स टू 2 इंटू 5/6, ठीक। तो जो F की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी आपकी 10 माइनस ऑफ 10/6, ठीक है, दैट इज 60 माइनस ऑफ 10/6, कितना आ जाएगा आपका 50/6 न्यूटन। क्या 50/6 न्यूटन की वैल्यू 4 न्यूटन से ज्यादा आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आपका 50/6 कितने के बराबर आ जाएगा? 8 समथिंग के बराबर आ जाएगा। 6 8 48 समथिंग 8 के बराबर आ रहा होगा। तो क्या मैक्सिमम फ्रिक्शन इन दोनों ब्लॉक के बीच में आपको 8 न्यूटन मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि 4 न्यूटन ही मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल है। कैसे कर दोगे तुम 8 न्यूटन? पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, तो फिर ऐसे करके कुछ हो रहा। मैंने बोला जरा इस वाले ब्लॉक को चेक करो, ये दोनों साथ में चल रहे हैं कि ये भी अलग अलग चल रहे हैं, देख लेते हैं। तो मैंने बोला 7 kg वाले ब्लॉक से चेक करूंगी, जरा इजी पड़ेगा मुझे। मैंने बोला 7 आगे, मैंने बोला कुछ फ्रिक्शन F' इस वाले के लिए, ठीक है जी। और मैंने बोला आगे एक्सेलरेशन इसका कितना है 5/6 आना चाहिए। तो मैंने बोला F' विल बी इक्वल्स टू 7 इंटू 5/6, 35/6, ठीक है। 6 5 30 होता है, तो ये 5 समथिंग आ रहा होगा। और मैक्सिमम फ्रिक्शन हमें कितना अवेलेबल है 15 न्यूटन का, ठीक है। ये वाली फ्रिक्शन की वैल्यू इस वाली फ्रिक्शन से ज्यादा आ रही है। मैंने बोला सही है। इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि ये वाला ब्लॉक अलग चल रहा होगा और 7 kg और 3 kg वाला ब्लॉक क्या होगा, साथ में चल रहे होंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? मैंने बोला ये 2 kg वाला ब्लॉक पे आगे की तरफ फोर्स है 10 न्यूटन और ये आगे चल रहा है किसी A1 एक्सेलरेशन से, पीछे मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू इस पे लग रही होगी 4 न्यूटन की, ठीक है। ऐसे करके कुछ होगा, तो ये हो जाएगा 10 - 4 इक्वल्स टू 2 इंटू A1, ठीक, ठीक है जी, ठीक है। तो मैंने बोला A1 इक्वल्स टू 6/2 दैट इज 3 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रहा होगा। मैंने बोला लेकिन ये दोनों ब्लॉक तो एज ए सिस्टम चल रहे होंगे, तो अगर मैंने 7, 8, 9, 10, तो मैंने बोला 10 kg जो नीचे रखा है ये एज ए सिस्टम चल रहा है, सिस्टम पे आगे की तरफ फोर्स होगी 4 न्यूटन की। कहां से आ गई ये फोर्स 4 न्यूटन की? ये यहां से आ गई, ये सरफेस पे इधर से 4 न्यूटन, तो एक्शन रिएक्शन इसको 4 न्यूटन, नीचे तो कोई फोर्स आएगी नहीं। मैंने बोला आगे इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन a2 मान लो। चेक तो मैंने वैसे ही पहले कर लिया है कि दोनों एज अ सिस्टम चल रहे होंगे। तो मैंने बोला 4 विल बी इक्वल्स टू 10 इंटू a2, तो जो a2 की वैल्यू आएगी वो आएगी 4/10, दैट इज 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा कि ये 2 kg वाला ब्लॉक का एक्सेलरेशन आगे की तरफ कितना हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 7 और 3 kg वाला ब्लॉक क्या होंगे? साथ में चलेंगे कितने एक्सेलरेशन से? 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपको दूसरा पार्ट करना है कि 3 kg वाले ब्लॉक पे जब फोर्स लग रही होगी तब क्या हो रहा होगा। मैंने बोला बिल्कुल वैसा ही तरीका करो जैसे कि अभी कर रहे थे। ठीक है, तो मैंने बोला टोटल मास कितना था आपका, एक बार आपने निकाल ही लिया था 12 kg का। तो मैंने बोला इस समय पूरे पे फोर्स थी 10 न्यूटन की, तो जो मैंने एक्सेलरेशन निकाला था तो वो आया था 5/6 शायद मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मैंने बोला अब मैं चेक करूंगी, तो मैंने बोला चेक कर लो। मैंने बोला 2 kg वाला ब्लॉक, ठीक है, इस पे लगेगा फ्रिक्शन। ठीक है, आगे की तरफ एक्सेलरेशन कितना आना चाहिए? 5/6। तो मैंने बोला फ्रिक्शन इक्वल्स टू 2 इंटू 5/6, 2 1 जा 2 3 जा, तो 5/3। ये कितना आ जाएगा? 3 2 जा भी नहीं आएगा 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा होगा इसका। ठीक है, तो क्या यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू और मैक्सिमम कितनी लग सकती थी? मैक्सिमम फ्रिक्शन वैल्यू होगी 4 न्यूटन। ठीक है, और हमें चाहिए कितना? 1 ही न्यूटन का। तो मैंने बोला ये तो क्या करेगा? 3 kg वाले ब्लॉक के साथ में चलेगा। मैंने बोला नीचे जरा चेक करो, नीचे में क्या हो रहा होगा सीन। तो मैंने बोला यहाँ पे फ्रिक्शन F' मान लो, ये 7 kg वाला ब्लॉक है। ठीक है, आगे की तरफ एक्सेलरेशन कितना है? 5/6। तो मैंने बोला फ्रिक्शन F' विल बी इक्वल्स टू 7 इंटू 5/6, कितना हो जाएगा? 7 5 जा 35/6। ठीक है, तो ये आएगा आपका 5 पॉइंट समथिंग, हाँ 5 पॉइंट समथिंग। लेकिन हमारे पास मैक्सिमम फोर्स जो फ्रिक्शन की यहाँ पे अवेलेबल थी वो कितनी थी? 15 न्यूटन की, उससे कम आ रही है। इसका मतलब ये भी 7 kg वाला ब्लॉक अपने ऊपर वाले ब्लॉक दैट इज 3 kg वाले ब्लॉक से चिपक के चलेगा। इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि तीनों ब्लॉक्स क्या होंगे? साथ में चल रहे होंगे। जब तीनों ब्लॉक साथ में चल रहे थे उस समय हमने एक्सेलरेशन निकाल ही लिया था। इसका मतलब A1 विल बी इक्वल्स टू A2 विल बी इक्वल्स टू A3। कितने एक्सेलरेशन से चलेंगे? 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन। ठीक, सिंपल, निकालना ही नहीं पड़ा। चेक किया, एक और एक के लिए चेक किया, दूसरे के लिए बस फ्रिक्शन चेक किया, मैक्सिमम से कम, तो साथ में चलेंगे तो एक सिस्टम की तरह चलेंगे। कितने के चलेंगे? 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेंगे। ठीक, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि जब 7 kg वाले ब्लॉक पे फोर्स लग रही है, मैंने बोला साथ में सिस्टम मान के एक्सेलरेशन 5/6, चेक करो अब फ्रिक्शन कितना आ रहा होगा। मैंने बोला उस केस में भी क्या हो जाएगा? 2 वाले kg वाले ब्लॉक के लिए क्या बनेगी? यही वाली FBD बन रही होगी। तो मैंने बोला इसका मतलब 2 kg वाला ब्लॉक तो 3 kg वाले ब्लॉक से चिपक के चलेगा। मैंने बोला जरा 7 kg वाले ब्लॉक के लिए देख लो। तो मैंने बोला 7 kg वाले ब्लॉक पे आगे की तरफ अब फोर्स आएगी 10 न्यूटन की। ठीक, और क्या होगा? इस पे फ्रिक्शन आएगा ऐसे करके कुछ। ठीक है जी, फ्रिक्शन आएगा कुछ ना कुछ। तो मैंने बोला 10 विल बी इक्वल्स टू, सॉरी इरेजर, और आगे क्या हो जाएगा? 5/6 आना चाहिए, 7 न्यूटन वाले। इस वाले के लिए चेक करो कि ये चिपक के चल रहा है कि नहीं चल रहा है। 2 kg वाला तो इसने के बराबर ही आएगा, यही सेम FBD से आएगा, तो इसका फ्रिक्शन तो एक्सीड नहीं कर रहा है। 7 kg वाले ब्लॉक पे 10 न्यूटन एक्स्ट्रा चल रही है, तो हम देख ले रहे हैं कि ये सेपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चेक कर लो इसको भी। तो मैंने बोला 10 माइनस ऑफ F इक्वल्स टू 7 इंटू 5/6। ठीक है, तो F आ जाएगा आपका 10 माइनस ऑफ 35/6, तो ये आएगा आपका 60 माइनस ऑफ 35/6,
दैट इज 25/6। अब अगर आप देख पाओगे तो देखोगे कि ये आपका आ रहा है लेस देन कितना, 15 न्यूटन से, जो हमें मैक्सिमम फ्रिक्शन की लिमिट दी हुई है 7 kg और 3 kg वाले ब्लॉक में। ठीक है, इससे छोटा आ रहा है, इसका मतलब ये भी 3 kg वाले ब्लॉक से चिपक के चलेगा। इसका मतलब फिर से तीनों क्या होंगे, साथ में चल रहे होंगे। यदि साथ में चल रहे होंगे तो इस केस में भी A1 बराबर A2 बराबर A3 कितना आएगा, 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखा कितना इजी हो गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा, एक बार चेक किया कितना, फिर ए पार्ट आपने सॉल्व कर लिया तमीज से, बी और सी तो आसानी से हो जाएंगे। नहीं तो आप निकालते रहोगे, दिमाग लगाते रहोगे कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है। एक ही तरीके से मैंने तीनों क्वेश्चन कर दिए हैं। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे इस तरह की क्वेश्चंस की तो आ जाएगा। ठीक है, चलो देख लो। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, करके देखें जरूर, क्वेश्चन आने की बहुत गुंजाइश है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द टू ब्लॉक शोन इन द फिगर इज म्यू बट द फ्लोर इज स्मूथ। अच्छा, यहां पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो कितना दिया है, म्यू दिया है, और यहां का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो है 0। ठीक है, कहां गया क्वेश्चन, हाँ, स्मूथ। ए पार्ट, व्हाट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स F कैन बी अप्लाइड विदाउट डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, F निकालना है कि मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स F कितनी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने बोला मैक्स टू मैक्स F अप्लाई करने के लिए फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम लिमिट तक यहां लग रहा होगा। यहां पे अगर मैं FVDs बनाऊंगी ब्लॉक की, ए पार्ट सॉल्व कर रही हूं मैं, F मैक्सिमम निकालना है मुझे, तो मैंने बोला M, स्मॉल m की जगह FVD बनाओ। मैंने बोला यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन T, यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन T, तो मैंने बोला ब्लॉक पे इस साइड से टेंशन आएगी T। ठीक, ये फोर्स F इसे इस डायरेक्शन में ले जा रहा होगा, तो मैंने बोला फ्रिक्शन भी अपनी मैक्सिमम लिमिट पे लगेगा क्योंकि F की हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैंने बोला फ्रिक्शन कुछ F ऐसे, और क्या हो रहा होगा, मैंने बोला mg नीचे आ रहा होगा वेट, एक इसको ऊपर नॉर्मल मिल रहा होगा। ठीक, यही सब कुछ हो रहा होगा। मैंने बोला बिल्कुल यही हो रहा होगा। मैंने बोला जरा कैपिटल M की बनाओ। मैंने बोला अगर कैपिटल M की हम FVD बनाते हैं तो इस पे क्या हो रहा होगा, मैंने बोला टेंशन T ऐसे। ठीक, फ्रिक्शन इस वाले ब्लॉक पे आगे की तरफ, तो इस वाले पे पीछे की तरफ। ठीक, और क्या हो रहा होगा, मैंने बोला N पलट के इस पे आ रहा होगा। ठीक, और इसका कैपिटल mg नीचे आ रहा होगा। ठीक है, ग्राउंड से इसे कुछ n' मिल रहा होगा। ठीक है, ऐसे करके कुछ बन रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल बन रहा होगा। मैंने बोला कि क्या हो रहा है कि इक्विलिब्रियम में रहना है सिस्टम को, तो कोई भी कहीं पे भी मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो मैंने बोला ठीक है जी, तो मैंने बोला जरा फ्रिक्शन अगर मैक्सिमम लग रहा होगा यहाँ पे, तो ये कितना आ रहा होगा, यहाँ पे इस वाले ब्लॉक से निकालूंगी। तो मैंने बोला म्यू, यहाँ पे म्यू होगा, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन के बराबर। अब एन यहाँ पे किसके बराबर दिया है, mg के बराबर। एन है आपका इस स्मॉल mg के बराबर। ठीक है, तो जो फ्रिक्शन की वैल्यू आई वो आ जाएगा म्यू इंटू एन, एन दैट इज mg। ठीक, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो मैक्सिमम लग रहा होगा, दैट इज म्यू इंटू mg के बराबर। ठीक, अब ये आगे पीछे कहीं भी नहीं जा रहा है, तो मैंने बोला हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जरा बैलेंस कर दो, तो ये आएगा आपका F, ये आएगा आपका F विल बी इक्वल्स टू T प्लस ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, म्यू इंटू mg। ठीक है, ये तो इस वाले ब्लॉक से आ गई, स्मॉल वाले m ब्लॉक से। अब कैपिटल वाले m मास को मैं देखूंगी, तो मैंने बोला हॉरिजॉन्टल पे कोई मूवमेंट इस पे भी नहीं है, तो मैंने बोला हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जरा इसकी भी बैलेंस करो। तो मैंने बोला इसका बैलेंस किया, तो इसका आया T इज इक्वल्स टू इस फ्रिक्शन फोर्स के बराबर। ये फ्रिक्शन फोर्स मेरी कितनी थी, म्यू mg के बराबर। ठीक, T की वैल्यू इस वाली इक्वेशन से उठा के जरा ऊपर वाली इक्वेशन में रखो, तो ये हो जाएगा F विल बी इक्वल्स टू म्यू mg प्लस ऑफ म्यू mg। तो F मैक्सिमम कितनी हम अप्लाई कर सकते हैं, यह आएगी आपकी 2 म्यू mg के बराबर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया है, FVD बनाई, फोर्स बैलेंस किया है। ठीक है, एक पार्ट और दे रखा है इसमें, क्या दे रखा है, सपोज द हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड इज डबल दैट फाउंड इन पार्ट ए, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द टू मासेस। ठीक है, तो ठीक है, मैंने बोला कि इस ये जो F मैंने फाइंड की थी कितना था आपका
2 म्यू एम जी, इसको डबल कर दो तो एफ यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 म्यू एम जी। ठीक, जैसे ये 4 म्यू एम जी हुआ तो मैंने बोला ये वाला ब्लॉक आगे जाता है इस साइड खींचूंगी, तो मैंने बोला ये किसी एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, लेकिन ये पूरा सिस्टम एक स्ट्रिंग से टाइड है, तो मैंने बोला ये जा रहा होगा इधर किसी एक्सेलरेशन ए से। ठीक है, बिल्कुल जा रहा होगा। तो मैंने बोला जरा इसके लिए फोर्स इक्वेशन लिखूं, तो मैंने बोला इसके लिए अगर मैं लिखूंगी तो मैं लिखूंगी एफ माइनस ऑफ टी माइनस ऑफ एफ दैट इज दिस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू ए। जरा वैल्यूज पुट करूं, मैंने बोला एफ मेरे को कितना लेना है, डबल, जो पहले वाले केस में निकला था, तो हो जाएगा 4 म्यू एम जी माइनस ऑफ टी, माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितनी थी, म्यू एम जी के बराबर, इक्वल्स टू एम इंटू ए। ठीक, इस वाले के लिए मैं फोर्स इक्वेशन लिखूंगी। ठीक, सिमिलरली तो मैंने बोला ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा टी माइनस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इधर से लग रहा है, कितना लग रहा है, ये लग रहा है आपका म्यू एम जी के बराबर, इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू एक्सेलरेशन ए। ठीक है, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। मैंने बोला दोनों इक्वेशन को जरा ऐड करो तो ये हो जाएगा 2 म्यू एम जी इक्वल्स टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए। तो जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो आएगा 2 म्यू एम जी अपॉन एम प्लस स्मॉल एम। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक स्मॉल एम आगे चलेगा, इस साइड चलेगा किसी एक्सेलरेशन ए, कितना 2 म्यू एम जी अपॉन एम प्लस एम। ठीक, और ये बड़ा वाला मास इधर चलेगा किसी एक्सेलरेशन ए, कितना 2 म्यू एम जी अपॉन एम प्लस ऑफ एम। ठीक, ठीक है, इजी सवाल है, हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 25। सपोज द एंटायर सिस्टम ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन is kept inside an elevator which is coming down with an acceleration a less than g. Repeat parts a and b. ठीक है, ठीक है। अब पूरे सिस्टम को क्या कर दिया, उठा के किसी एलिवेटर में रख दिया। मैंने बोला जैसे ही एलिवेटर में तुम सिस्टम को, पेन चेंज कर लेंगे, मैंने बोला सिस्टम को उठा के जैसे ही तुम एलिवेटर में रखोगे, ठीक है, मैंने बोला ये एलिवेटर नीचे जा रहा है किसी एक्सेलरेशन ए से। यहाँ पे मेरा सिस्टम कैसे रखा हुआ है, ये एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, स्ट्रिंग बंधी हुई है ऐसे करके, ठीक, और ये फोर्स एफ ऐसी लग रही है। ठीक, मैंने बोला सिस्टम को उठा के एलिवेटर के अंदर, यही है ना, यही है, एलिवेटर के अंदर रख दिया गया है। मैंने बोला क्या होगा, एफबीडीज बनाऊंगी मैं दोबारा से। मैंने बोला स्मॉल एम की एफबीडी अगर मैं बनाऊं, ये स्मॉल मास एम है और ये कैपिटल एम है। ठीक, अगर मैं स्मॉल मास एम की एफबीडी बनाऊंगी तो मैं क्या देखूंगी, एक चेंज आप ध्यान से देखना। मैंने बोला फ्रिक्शन, ये एफ ऐसी लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स मेरी एफ ऐसी ही लगेगी। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, म्यू इंटू एन के बराबर होगी। मैंने बोला नीचे लगेगा एम जी। मैंने बोला मैं लिफ्ट के फ्रेम में बैठ के देख रही हूँ, कहाँ देख रही हूँ मैं, लिफ्ट के फ्रेम में बैठ के देख रही हूँ। क्या होगा, जैसे ही मैं अंदर बैठ के देखूंगी तो मुझे लगेगा कि सूडो फोर्स आ गया है। किस डायरेक्शन में लगता है सूडो फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, m इंटू ए के बराबर लग रहा होगा। और क्या लग रहा होगा, इधर से ऊपर के डायरेक्शन में एक नॉर्मल लग रहा होगा। यही नॉर्मल यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा मुझे। ठीक है, मैंने बोला तो अगर नॉर्मल की वैल्यू यहां से मैं निकालूंगी तो यह आ जाएगा n इक्वल्स टू एम जी माइनस ऑफ एम ए। ठीक, क्या आ जाएगा, m इंटू जी माइनस ऑफ ए। अगर ध्यान से देखोगे आप तो आप ये देख पाओगे ये मेरा क्या आ रहा है, जी इफेक्टिव के बराबर आ रहा। इसका मतलब हर जगह मेरे आंसर में क्या होगा, जी इफेक्टिव की वैल्यू ही चेंज हो रही होगी। नहीं यकीन है दोबारा करके देख लो। कैसे करोगे, एफ सिस्टम कहीं भी नहीं जा रहा है पहली वाली इसमें, तो एफ यहाँ पे एक टी भी लग रहा होगा इस पे स्ट्रिंग से, ये टी आ रहा होगा यहाँ पे, इक्वल्स टू टी प्लस ऑफ एफ। अगर बड़े वाले मास की एफबीडी बनाओगे आप, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लिख रही हूं बस मैं, तो मैंने बोला टी और कैपिटल एम कहीं भी नहीं जा रहा। और क्या हो जाएगा, इस पे एक फ्रिक्शन मिल रहा होगा उसको यहाँ से ऐसे,
तो मैंने बोला यहाँ पे T किसके बराबर हो जाएगा, F के बराबर हो जाएगा, तो कैपिटल F विल बी इक्वल्स टू 2F, अभी भी केस में आ रहा है। ठीक, फ्रिक्शन में यहां से लिखूंगी अगर, तो ये आ जाएगा म्यू इंटू एन, एन कितना है आपका m इंटू जी इफेक्टिव g माइनस ऑफ a, तो ये हो जाएगा म्यू m g माइनस ऑफ a। सिर्फ चेंज अगर आप देखोगे तो जी इफेक्टिव की वैल्यू में ही आ रहा होगा, अगर मैं इसको एलिवेटर में उठा के पुट कर दूंगी, और कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। मैं यहां से उठा के यहां पुट करूंगी, वही वैल्यू आएगी, बस जी की जगह क्या आ जाएगा, जी माइनस ए होगा। इसका मतलब मेरे पार्ट ए का जो आंसर पीछे आया था उसमें मैं जी की जगह जी इफेक्टिव अगर पुट कर दूं तो काम बन जाएगा। कितना था एफ, 2 म्यू एम जी, तो मैं एफ कितना आएगा मेरा, ये आ जाएगा 2 म्यू एम, जी की जगह मैंने क्या रख दिया, जी इफेक्टिव, जी माइनस ए। ये मेरे पहले वाले पार्ट का आंसर। ठीक, ये तब है जब लिफ्ट नीचे जा रही है किसी एक्सेलरेशन ए से, तो मैं जी माइनस ए कर दूंगी। यदि लिफ्ट ऊपर जा रही होगी किसी एक्सेलरेशन से, तो जी इफेक्टिव उस केस में क्या हो जाएगा मेरा, जी प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, बस यही चेंज करना है उठा। अब मेरा एक्सेलरेशन कितना हो रहा था, 2 म्यू एम जी एम प्लस एम, तो इस केस में जो मेरा आएगा वो आएगा मेरा एक्सेलरेशन 2 म्यू एम जी इफेक्टिव अपॉन कैपिटल एम प्लस ऑफ स्मॉल एम। जी इफेक्टिव की जगह क्या रखना है मुझे, जी माइनस ऑफ ए, तो मेरा एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा 2 म्यू एम जी माइनस ऑफ ए अपॉन में एम प्लस एम। ठीक, अगर मैंने थोड़ी बुद्धि चला ली तो सबसे पहले तो क्या है, क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा मेरा। ठीक है, ऊपर से समय भी बचता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। पहला वाला क्वेश्चन कर लोगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, देख लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्या दिया है, कंसिडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर। सपोज अ स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड E exists in the space in the vertically upward direction and the upper block carries a positive charge Q on its top surface. The friction coefficient between the two blocks is mu, but the floor is smooth. What maximum horizontal force F can be applied without disturbing the equilibrium? ठीक, हिंट क्या दिया है, the force on a charge Q by the electric field E is F equals to QE in the direction of E. E का डायरेक्शन क्या दिया है, स्पेस इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, काट ही दिए, बताओ तमीज से करेंगे। दिया है E एग्जिस्ट इन दी स्पेस इन दी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो क्या होगा, अगर E का डायरेक्शन क्या है, ऊपर, तो मैंने बोला ये जो फोर्स F बराबर QE आ रही होगी वो किस डायरेक्शन में आ रही होगी, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही होगी। किस ब्लॉक पे, M ब्लॉक पे। ठीक है, क्योंकि इसके ही ऊपर सरफेस पे चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, जरा ब्लॉक की एफबीडी वगैरह बना लो। ब्लॉक की एफबीडी बनाओगे अगर, तो मैंने बोला यहाँ पे तो ये टेंशन T आ रही होगी, इस वाली स्ट्रिंग में भी टेंशन T आ रही होगी, स्ट्रिंग से टेंशन आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पे म्यू कितना दिया, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दिया है, ये स्मूथ है तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, अब मैं जरा स्मॉल मास m की एफबीडी सेपरेटली बना रही हूँ, तो मैंने बोला स्मॉल मास m है ये मेरा। ठीक, फोर्सेस कैसी, मैंने बोला एक टेंशन T स्ट्रिंग से यहाँ पे, एक फोर्स F ऐसे, ये फोर्स मैक्सिमम चाहिए तो मैंने बोला फ्रिक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में लगा दूं ऐसे करके। ये तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आ गई। अब वर्टिकल फोर्सेस बनाओ इस पे, तो मैंने बोला एक फ्लोर से इसको मिल रहा होगा N ऊपर के डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन। मैंने बोला एक फोर्स और आ रही होगी, वो किसके बराबर आ रही होगी, QE के बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स आ रही होगी। ठीक है, चार्ज Q की वजह से, जो कि इसके अपर सरफेस पे है। ठीक है, और कुछ लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा, वेट लग रहा होगा नीचे के डायरेक्शन में, स्मॉल mg। ठीक, ठीक है, जरा इस बड़े वाले मास की एफबीडी बनाओ। मैंने बोला बड़े वाले मास की एफबीडी बनाओ, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ही बना रही हूँ उसमें, तो मैंने बोला ये T ऐसे, और मैंने बोला फ्रिक्शन इस पे आगे की डायरेक्शन पे, तो इस पे पीछे की डायरेक्शन में लगेगा। मैंने बोला और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रही होगी, मैंने बोला बिल्कुल नहीं आ रही होगी, बस इतना ही कुछ चल रहा होगा। मैंने बोला कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स चाहिए और इक्विलिब्रियम में सिस्टम रहना चाहिए। ठीक है, दो चीजें करनी है मैंने, तो मैंने बोला आगे पीछे की फोर्सेस जरा बैलेंस कर लो। ठीक है, बिल्कुल बैलेंस करेंगे हम। तो हमने बोला कि यहाँ पे
इस वाले ब्लॉक को मैं देख रही हूँ, तो मैंने बोला यहाँ पे जरा मैं इस n की वैल्यू निकालूंगी, तो ये हो जाएगा n विल बी इक्वल्स टू mg माइनस ऑफ QE के बराबर आएगा। ठीक है, तो मैंने बोला ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये F मैक्सिमम चाहिए, तो मैंने बोला मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा दो, तो मैंने बोला ये हो जाएगी म्यू इंटू एन के बराबर, म्यू इंटू एन के बराबर। एन हमने कितना निकाला है, ये निकाला है हमने mg माइनस QE, तो हो जाएगा म्यू इंटू mg माइनस ऑफ QE के बराबर। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने बोला हॉरिजॉन्टल में जरा फोर्सेस बैलेंस कर लो अब, तो मैंने बोला F प्लस टी विल बी इक्वल्स टू कैपिटल F। ठीक, पहली इक्वेशन इस वाले से लिखी, मैंने बोला इस वाले से लिखो इस कैपिटल मास M से, तो मैंने बोला T बराबर स्मॉल f दैट इज फ्रिक्शन के बराबर। ठीक है जी, T की वैल्यू उठा के पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दी, दूसरी वाली इक्वेशन थी, पहली वाली इक्वेशन में पुट करिए वैल्यू, तो मैंने बोला कैपिटल F की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 2 इंटू स्मॉल f के बराबर। वही चीज की है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में की। अब फ्रिक्शन की वैल्यू सिंपली उठा के मैं पुट करूंगी, तो मैंने बोला F मेरे कितना आ रहा है, मेरा आ रहा है 2 इंटू स्मॉल f की वैल्यू कितनी है, म्यू इंटू mg माइनस ऑफ QE। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा, यही आंसर होगा। ठीक है, यही है। तो मैं बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने बोला जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड E आई है ऊपर के डायरेक्शन में, तो मैंने mg को किससे रिप्लेस कर दिया था, यहाँ पे mg माइनस ऑफ QE। यदि मुझे ब्लॉक का एक्सेलरेशन, जैसे कि उसमें पार्ट भी दिया था पिछले क्वेश्चन में कि आप ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन निकालो जब f क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, तो उस क्वेश्चन में भी मैं क्या करती, डायरेक्टली मैं क्या करती, mg को किससे रिप्लेस कर दी, mg माइनस QE से रिप्लेस करके डायरेक्ट ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन लिख देती, यदि मैंने पिछले वाले सवाल पहले ही सॉल्व किए थे। ठीक है, थोड़ा तेज होना पड़ेगा आपको। ठीक है, देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 27। A block of mass m slips on a rough horizontal table under the action of horizontal force applied to it. The coefficient of friction between the force and the table, between the block and the table is mu. The table does not move on the floor. Find the total friction force applied by the floor on the legs of the table. देखो पहले मैं क्वेश्चन दिखा रही हूँ कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए एक टेबल है, ये ऐसे उसके लेग्स बना दिए हैं मैंने। ठीक, लग रही है टेबल, थोड़ी मोड़ी लग रही है। इस पे ब्लॉक F ब्लॉक मास M का ऐसे रखा हुआ है, इस पे कुछ फोर्स आगे की तरफ लग रही होगी। ठीक है, F मान ले रही हूं मैं। ठीक है, अब बोल है कि स्लिपिंग हो रही है। ठीक है, टेबल और इस ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट कितना दिया है, म्यू दे रखा है। ठीक है, अब बोला है ब्लॉक ऑफ मास एम स्लिप्स ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल टेबल, मतलब स्लिपिंग हो रही है। ठीक है, मैंने बोला स्लिपिंग हो रही होगी तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम मूवमेंट पे लग चुका होगा। तो मैं यदि अगर ब्लॉक की एफबीडी बनाऊंगी, तो मैंने बोला ये ब्लॉक का मास m है, नीचे mg लग रहा होगा इस पे। ठीक है जी, फ्रिक्शन इस पे यहाँ पे F लग रहा होगा, मैक्सिमम लिमिट पे लग रहा होगा। क्यों, क्योंकि स्लिपिंग हो रही है। ठीक है जी, यहाँ पे फोर्स F आ रहा होगा और नॉर्मल ऊपर आ रहा होगा। अगर मैं इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालूं, मतलब फ्रिक्शन निकालूं, ये फोर्स जो लग रही है ये कितनी आ जाएगी, म्यू इंटू एन के बराबर आ जाएगी। अब एन किसके बराबर है, मेरा mg के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू mg के बराबर। ठीक, मैंने बोला स्लिपिंग हो गई होगी, फ्रिक्शन मैक्सिमम लग चुका होगा। ठीक है, कितना लग रहा होगा, म्यू mg लग रहा होगा। ब्लॉक पे किस तरीके से लग रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन, अपोज कर रहा होगा, इस फोर्स को रेजिस्ट कर रहा होगा। तो मैंने बोला टेबल पे किस डायरेक्शन पे लग रहा होगा F, मैंने बोला टेबल पे ऐसे इस डायरेक्शन में कुछ लग रहा होगा, आगे के डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि ब्लॉक पे पीछे के डायरेक्शन में, तो टेबल पे आगे के डायरेक्शन में। ठीक, टेबल के ऊपर क्या लग रहा हो, आगे के डायरेक्शन में। ये टेबल को आगे की तरफ पुल करने की कोशिश कर रहा है। अब बोल रहा है, मैंने बोला अब ध्यान से देखना एक चीज, ये टेबल के लेग्स है। ठीक है,
ठीक है। यदि ये टेबल आगे पीछे कहीं भी मूव नहीं कर रही है, मैंने बोला एक फोर्स इसको आगे की तरफ एफ ऐसे ले जा सकती है, लेकिन यदि अगर ये टेबल आगे पीछे मूव नहीं कर रही है तो क्या हो रहा होगा, पक्का कुछ फोर्स यहाँ पे एफ इसके पास आ रहा होगा, ऐसे पीछे के डायरेक्शन में। कितने के बराबर होगा ये फोर्स, जरूरी नहीं है, मैंने बोला कितने के बराबर होगा, म्यू इंटू एम जी के बराबर होगा। इससे ज्यादा कम हो सकता है, मास टेबल का ज्यादा होगा तो मैंने बोला मैक्सिमम फ्रिक्शन की लिमिट आएगी, उससे कोई मतलब नहीं। मैंने बोला लेकिन यदि अगर ये टेबल मूव नहीं कर रही है तो यदि इस टेबल पे ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, म्यू एम जी के बराबर लग रहा है, और ये मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब जो ग्राउंड होगा वो उस टेबल को पीछे के डायरेक्शन में कितना फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, म्यू एम जी के बराबर ही प्रोवाइड कर रहा होगा। तो क्या बोला था, यही पूछा था, फाइंड द टोटल फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लोर ऑन द लेग्स ऑफ द टेबल। इसका मतलब फ्लोर इस टेबल को कितना फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। मैंने बोला ये प्रोवाइड कर रहा हो जाएगा, ये जो फोर्स आएगी आपकी, अरे यहां पे जो ये फोर्स एफ आपकी आ रही होगी, एफ डैश, ये एफ डैश किसके बराबर आ रही होगी, ये आ रही होगी आपके म्यू इंटू एम जी के बराबर। क्यों, क्योंकि ना मूव करने के लिए इतनी ही फोर्स सफिशिएंट है। अब बोला डू यू नीड द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द टेबल एंड द फ्लोर और द मास ऑफ द टेबल। किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, हमने डायरेक्टली ऐसे निकाल ली। अगर मूव नहीं करी होगी तो इतना कम से कम तो आ ही रहा होगा, इससे ज्यादा होगा अगर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो और हो सकता है और रेजिस्ट करेगा। जब हम इस एफ की वैल्यू यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे वो बात की बात है, लेकिन इतना कम तो कम इसके पास होगा ही, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ चढ़े हैं, क्वेश्चन नंबर 28। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम इन द सिचुएशन शोन इन द फिगर। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स इज μ1 एंड दैट बिटवीन द बिगर ब्लॉक एंड द ग्राउंड इज μ2। ठीक है, तो क्या हो रहा होगा, मैंने बोला ये स्मॉल मास m है, वो एक तो नीचे की तरफ आ रहा होगा, और क्या हो रहा होगा, जैसे ही नीचे आएगा रस्सी खिंचेगी तो ये कैपिटल मास m आगे की तरफ आएगा, तो ये स्मॉल मास m को आगे भी ले जा रहा होगा और साथ ही साथ ये मास स्मॉल m नीचे भी आ रहा होगा। ठीक है, तो इसके पास नीचे की तरफ भी एक्सेलरेशन होगा और आगे की तरफ भी एक्सेलरेशन होगा। स्मॉल कैपिटल मास m के पास सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा अगर लेंथ कंस्ट्रेंट आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कैसे करने का है। मैंने बोला इस वाले रस्सी की यदि लेंथ में L1, L2, L3, L4 मान रही हूँ, ठीक है, तो मैंने बोला ये वाली लेंथ तो हमेशा ही फिक्स्ड रहेगी। ठीक है, ये वाली लेंथ चेंज हो रही होगी, तो मैंने बोला L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस ऑफ L4 शुड बी कांस्टेंट, टोटल लेंथ ऑफ द रस्सी, ये तो कांस्टेंट आएगी। ठीक, मैंने बोला यदि इस वाले पार्ट का मैं एक्सेलरेशन a ऐसे मान रही हूं आगे की तरफ, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ a प्लस L2 का तो कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो ये 0 माइनस ऑफ a, और मैंने बोला ये इस वाले मास m का एक्सेलरेशन, इस कैपिटल M का, मैंने बोला इस वाली रस्सी का एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में, मैंने बोला A4 बोल दो, तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ A4। ठीक है, बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। तो A4 कितना आ रहा है आपका, A4 आ रहा है इन टर्म्स ऑफ A, अगर हम लिखें ये आ रहा है आपका 2A के बराबर। तो यदि ये वाला ब्लॉक आगे 1 से चलेगा तो ये वाली रस्सी नीचे कितने से आएगी, 2A एक्सेलरेशन से आएगी। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है, ये तो मुझे समझ में आ गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, ब्लॉक्स की FBD बनाने जा रही हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन में अगर FBD गलत हो जाएंगी तो क्वेश्चन चला जाएगा। ठीक, मैंने बोला स्मॉल मास m की FBD बना रही हूँ, देखिए कैसी कैसी फोर्सेस लग रही है इस पे। मैंने बोला ये तो एक तो स्ट्रिंग से टेंशन लग रही होगी इसके ऊपर, मैंने बोला पूरी स्ट्रिंग में टेंशन T T T T, रस्सी चेंज नहीं, टेंशन T ऊपर के डायरेक्शन में। ठीक, एक mg नीचे के डायरेक्शन में लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा। ठीक, एक इस वॉल से इसको नॉर्मल मिलेगा, मैंने बोला इस नॉर्मल को बोल दिया मैंने N1। ठीक, अब बोला है कि इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो कितना दे रखा है आपको, μ1 दे रखा है। तो ब्लॉक क्या है, नीचे आ रहा होगा, तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा स्मॉल मास m पे, मैंने बोला ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा, इस वाले पार्ट पे ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा। तो जो सी वॉल उसका नॉर्मल यूज करना है। मैंने बोला इसके बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया है तो नॉर्मल इसी का यूज करेंगे हम, तो N1, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा इस साइड पे, ये हो जाएगा μ1 इंटू N1 के बराबर। और कोई फोर्सेस दिख रही हैं क्या आपको,
mg नीचे n1 म्यू1 n1 ऊपर t बस। और एक्सेलरेशन कैसा है इसका, एक तो आगे आ रहा है ये एक्सेलरेशन से, ठीक, और एक नीचे भी जा रहा है कैसे, 2a एक्सेलरेशन से, ठीक। ये स्मॉल मास m की एफबीडी बना दी है मैंने, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इतने में, ठीक। अब मैं कैपिटल मास m की एफबीडी बना रही हूं, ये कैपिटल मास m, ठीक। इस पे कैसी कैसी फोर्सेस लग रही हैं, सबसे पहले तो n1 इसने इसको दिया तो पलट के इसके पास भी n1 आया, ठीक। मैंने बोला एक mg नीचे आएगा इसके पर इसकी वेट के द्वारा, ठीक। एक क्या होगा, नॉर्मल मिलेगा ग्राउंड से, मैंने बोला ऊपर के डायरेक्शन में n2, ठीक। यहां पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा इस वाले सरफेस से, ठीक है। मैंने बोला जौन सा सरफेस उसका नॉर्मल n2 और फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या है μ2, तो मैंने बोला ये यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगा वो हो जाएगा μ2 इंटू n2 के बराबर, ठीक। और फोर्सेस बताओ, मैंने बोला एक इस वाली रस्सी से टेंशन आएगी T, ठीक, ये आ गया T टेंशन। और क्या फोर्सेस हैं बताइए बताइए। अच्छा ये फ्रिक्शन क्या लग रहा है, ऊपर लग रहा है इस पे, तो इस बड़े वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन कैसे लगेगा, ये वाला, ये नीचे के डायरेक्शन में लगेगा, कितना इस पे कितना लग रहा है ऊपर, μ1 इंटू n1, इतना ही लगेगा। और बताइए और मैंने बोला इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ इसका एक्सेलरेशन a, ठीक है। और एक दिलचस्प बात जो मैं आपको बताने वाली हूं, मैंने बोला इस रस्सी पे टेंशन भी आएगी इस वाले पार्ट पे, तो मैंने बोला एक टेंशन T यहाँ पे और एक टेंशन T यहाँ पे, तो ये ब्लॉक का पार्ट है, तो मैंने बोला इस पे एक टेंशन T के दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो T ऐसे आएगा, ठीक, और एक T कैसे आ रहा है नीचे के डायरेक्शन में ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे ही आ रहा होगा, बिल्कुल ऐसे ही आ रहा होगा, ठीक है। और कोई फोर्सेस लग रही हैं, n1 μ1 n1 T नीचे T आगे A ऊपर n2 नीचे mg और μ2 n2, ठीक है। सारी ही फोर्सेस हमने लिख ली हैं। अब क्या करेंगे, ये कैपिटल मास m के लिए हमने इक्वेशन लिख ली है, स्मॉल m के लिए क्वेश्चन अब खत्म हो गया है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बनानी है, इक्वेशन बना के सॉल्व करने का है, ठीक है जी। अब मैं इक्वेशन बना के सॉल्व करने वाली हूं, तो मैंने बोला इस वाले पे क्या है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना है 2a वर्टिकल में एक्सेलरेशन, तो मैंने बोला mg माइनस μ1 n1 माइनस ऑफ t इक्वल्स टू 2a, ठीक। तो मैंने लिखा स्मॉल मास m के लिए mg माइनस ऑफ μ1 n1 माइनस ऑफ t इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू 2a, ये मैंने लिखा वर्टिकल में इक्वेशन, ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हॉरिजॉन्टल में हम लिखेंगे क्या है इक्वेशन, n1 इक्वल्स टू m इंटू a, और कोई फोर्स नहीं, तो n1 इक्वल्स टू m इंटू a, ये मैंने लिख दिया हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। जरा n1 ऊपर पुट करो तो ये हो जाएगा mg माइनस μ1 ma माइनस ऑफ 2ma बराबर में क्या आ गया, t आ गया, t को उधर फेंक दिया मैंने, mg माइनस ऑफ μ1 ma माइनस ऑफ 2ma इक्वल्स टू t, ठीक, पहली इक्वेशन आ गई है मेरी इससे, ठीक है। अब मैं इस वाले के लिए लिखूंगी इक्वेशंस, कैसे लिखेंगे, कैपिटल mg प्लस ऑफ μ1 n1 प्लस ऑफ t माइनस ऑफ n2, कैपिटल mg कैपिटल मास m के लिए माइनस प्लस ऑफ μ1 n1 प्लस ऑफ t माइनस ऑफ n2 इक्वल्स टू में क्या आ गया, इक्वल्स टू में क्या आएगा, कोई एक्सेलरेशन है वर्टिकल में, mg μ1 n1 प्लस t माइनस ऑफ n2, कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो 0, ठीक। ये वर्टिकल में इक्वेशन लिखी है मैंने कैपिटल M के लिए, ठीक। अभी हॉरिजॉन्टल में लिखने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल में लिखेंगे तो क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल में आएगा 2t माइनस ऑफ n1 माइनस ऑफ μ2 n2, ठीक, 2t माइनस ऑफ μ1 n1 माइनस ऑफ n2, ये ना 2t माइनस ऑफ n1 2t
माइनस ऑफ n1 माइनस ऑफ म्यू टू n2 इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू ए, इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू ए। अच्छे से देख लो एक बारी, 2t माइनस ऑफ n1 माइनस ऑफ म्यू टू n2 इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू ए और mg प्लस ऑफ म्यू एन n1 प्लस ऑफ t इक्वल्स टू n2। ठीक है, इक्वेशन लिखी जा चुकी हैं, बस आपको क्या करना है, ये हॉरिजॉन्टल इक्वेशन है, अब आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेने का इन इक्वेशन को। ठीक है, ठीक है, मैंने बोला n2 की वैल्यू उठा के इसमें पुट करो, तो क्या आ जाएगा 2t माइनस ऑफ म्यू वन, n1 की जगह मैंने ma लिख दिया यहां से उठा के, माइनस ऑफ कुछ गड़बड़ लिख दिया मैंने, n1 माइनस ऑफ म्यू टू n2, अरे उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, इरेजर, n1 माइनस ऑफ म्यू टू n2। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये रखोगा। ठीक है, 2t माइनस ऑफ n1 माइनस ऑफ म्यू टू n2 इक्वल्स टू ma, तो ये हो जाएगा n1 की जगह ma पुट करा माइनस म्यू टू, n2 की जगह क्या पुट कर दूंगी मैं, कैपिटल mg प्लस ऑफ म्यू वन, n1 की जगह ma प्लस ऑफ t, mg प्लस ऑफ म्यू वन ma प्लस ऑफ t, ठीक, इक्वल्स टू में कैपिटल M इंटू में a। ठीक है, इस वाली इक्वेशन से n2 की वैल्यू उठा के मैंने इस वाली इक्वेशन में पुट कर दी और कुछ भी नहीं किया। जरा से खोलो, कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 2t माइनस ऑफ ma माइनस ऑफ म्यू टू कैपिटल mg माइनस ऑफ म्यू वन म्यू टू ma, ठीक है, माइनस ऑफ म्यू टू इंटू टी इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू ए। ठीक, माइनस ऑफ म्यू टू कैपिटल mg माइनस ऑफ म्यू वन म्यू टू ma और माइनस ऑफ म्यू टू t इक्वल्स टू कैपिटल M। अब t वाले टर्म्स को एक साइड लाओ, तो ये हो जाएगा 2 माइनस ऑफ म्यू टू इंटू टी, ठीक, माइनस ऑफ ma माइनस ऑफ म्यू टू mg कैपिटल mg, ठीक, माइनस ऑफ म्यू टू म्यू वन स्मॉल ma इक्वल्स टू कैपिटल ma। ठीक है जी, ठीक है, मैंने बोला t की वैल्यू क्या करो, यहां से उठाओ और यहां पे जरा पुट करो, तो ये हो जाएगा 2 माइनस ऑफ म्यू टू, t की जगह मैंने पुट कर दिया mg माइनस म्यू वन ma माइनस ऑफ 2 ma। ठीक है, mg माइनस ऑफ म्यू वन ma माइनस ऑफ 2 ma, और बचा क्या, माइनस ऑफ ma माइनस ऑफ म्यू टू mg, ठीक है, माइनस ऑफ म्यू टू म्यू वन स्मॉल ma इक्वल्स टू कैपिटल ma। बड़ा हो गया है लेकिन सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2mg, ठीक है, माइनस ऑफ 2 म्यू वन स्मॉल ma, ठीक है, माइनस ऑफ 4 ma, ठीक है, माइनस ऑफ म्यू टू mg, माइनस माइनस प्लस म्यू टू म्यू वन ma, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस प्लस म्यू टू म्यू वन ma और माइनस माइनस प्लस ऑफ म्यू टू म्यू टू ma। ठीक है, क्या बचा और, माइनस ऑफ ma माइनस ऑफ म्यू टू mg, ठीक है, माइनस ऑफ म्यू टू म्यू वन ma इक्वल्स टू कैपिटल ma। ठीक है, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, ये तो उड़ गया। ठीक है, अब ए वाला टर्म जिसमें नहीं दिया हुआ है, ये और ये साथ में लिखो, तो ये हो जाएगा कैपिटल G बाहर लिया मैंने, तो ये हो जाएगा 2m माइनस ऑफ म्यू टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ठीक है,
ठीक है, बचा क्या इक्वल टू में, ये हो जाएगा इक्वल टू, इधर ही रहने दो अभी, ठीक है, -4 ma और माइनस ऑफ ma, ये हो गया प्लस ऑफ 5 ma। जो जो टर्म्स लिख लिए मैंने उसे काट रही हूं मैं, ठीक है। ठीक है, और बचा -2m μ1 2ma, -2ma μ1 -μ2 इक्वल्स टू कैपिटल Ma। ठीक है जी, ठीक है। मैंने बोला इस वाले टर्म को जरा उधर फेंको, तो ये आ जाएगा आपका G2m -μ2 स्मॉल m प्लस ऑफ कैपिटल M ना। ठीक है, इक्वल टू में आपका आया, उधर जाएगा ये सब कुछ, तो ये आपका, ओए एक मिस्टेक कर दी अपन ने, ये माइनस है, -5m है, तो ये हो जाएगा, ए कॉमन लिया तो अंदर आएगा आपका 5m -2m μ1 -μ2 प्लस ऑफ कैपिटल M। ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो A आपका क्या आ गया, A आपका आ गया G इंटू 2m -μ2 स्मॉल m प्लस ऑफ कैपिटल M। ठीक है जी, और नीचे में आ गया आपका कैपिटल M प्लस M कॉमन ले लिया मैंने इसमें से, ये बचा 5 -2 μ1 -μ2। ठीक है, यही शायद आपका आंसर भी आ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं है, देखिए जैसे ही इक्वेशन बन जाएंगे आपकी, इस वाले FBD आपने बनाई और इक्वेशन बना ली ये 4 सही सही, आपका काम खत्म हो जाएगा। सिर्फ सॉल्विंग में अगर आप गलती करोगे तो ही गलती होने की गुंजाइश है, वरना क्वेश्चन में गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, बढ़िया सवाल। चलिए ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल नंबर 29 क्या दिया है, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज पुश्ड अगेंस्ट अ रफ वर्टिकल वॉल विथ अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बीइंग 0.5। क्या हो रहा है, एक वॉल है, पेन ले लो, एक ऐसे वॉल दी है, इस पे एक ब्लॉक है, इसे पुश कर रहे हैं कितनी फोर्स से, 40 न्यूटन। ठीक है, वॉल और ब्लॉक के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है, 0.5 का। Another horizontal force of 15 Newton is applied on the block in a direction parallel to the wall. Will the block move? If yes, in which direction? If no, find the frictional force exerted by the wall on the block. Another horizontal force. ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन क्या है जो मैं मार्क कर रही हूं, अनदर हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक इन डायरेक्शन पैरेलल टू द वॉल। आप बोलोगे 15 न्यूटन की फोर्स मैम पैरेलल लगानी है ब्लॉक के, आप ऐसे लगा दो, ठीक है, ऐसे नहीं लगेगी। क्या बोला है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगानी है। ये वाला डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन हो जाएगा। हमें क्या लगानी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगानी है। मतलब यदि ये ब्लॉक है आपकी, यदि ये वॉल है आपकी और ये ब्लॉक है, तो फोर्स कैसे लग रही होगी, ऐसे लग रही होगी ब्लॉक पे कुछ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगानी है वॉल के पैरेलल। वॉल के पैरेलल 2 डायरेक्शन है, एक ये भी है, ऊपर नीचे ये भी डायरेक्शन पैरेलल है और ये भी डायरेक्शन, लेकिन हमें वर्टिकल में फोर्स नहीं लगानी, हमें कैसे में लगानी है, हॉरिजॉन्टल फोर्स में लगानी है 15 न्यूटन की। तो इसको, ये मेरी वॉल है, ठीक है, इस पे अगर एक ब्लॉक है, बाहर से इस पे फोर्स कैसी लग रही है, ऐसी 40 न्यूटन की। ठीक है, और एक पैरेलल टू द वॉल, इस पे एक ऐसी फोर्स भी लग रही होगी, ऐसे डायरेक्शन में कितनी लग रही होगी, ये 15 न्यूटन की। ठीक है, और इस पे नीचे के डायरेक्शन में इसका mg भी लग रहा होगा। ठीक है, ऐसे करके कुछ लग रहा होगा, जिसकी वजह से आ रहा होगा फ्रिक्शन वगैरह। ठीक है, मैंने बोला ऐसे देखने में थोड़ा समस्या है, तो इसको जरा अगर 3 डायमेंशनल में आप देखोगे, क्योंकि फोर्सेस वैसी ही हैं,
तो मैंने बोला यदि मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाती हूँ एक्स वाई और जेड, ऐसे करके मैं बना रही हूँ, मैंने बोला ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड, ठीक है, इसमें समझने में बस आपको ईजिली हो जाएगा। मैंने बोला फोर्सेस इस पे कैसी लग रही होंगी, मैंने बोला यदि ये ब्लॉक है यहाँ पे तो इस पे फोर्स एक इस डायरेक्शन में लग रही है 40 न्यूटन, ठीक है, 40 न्यूटन लग रही होगी। मैंने बोला इस डायरेक्शन में पैरेलल टू द वॉल एक फोर्स यहाँ पे इसने लगा दी है 15 न्यूटन की, ठीक है जी। एक इस पे एक नीचे के डायरेक्शन में वर्टिकल फोर्स भी तो आ रही होगी, किसके के बराबर आ रही होगी, इसके वेट के बराबर होगी। कितना है मास 2, तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन के बराबर, ठीक। अब ये बताओ कि जो फ्रिक्शन फोर्स आएगी वो किसके बराबर होगी, म्यू इंटू एन के बराबर होगी। अब एन अगर ये वॉल है और ये ब्लॉक है, इसको ऐसे प्रेस कर रहे हैं तो नॉर्मल कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, ये वॉल प्रोवाइड करी होगी। वो नॉर्मल की वैल्यू कैसे आ रही होगी, ऐसे बाहर को आ रही होगी, मैं पुश कर रही हूं तो नॉर्मल किसके बराबर होगा, इस 40 न्यूटन के बराबर ही होगा। तो मैंने बोला नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर होगी, 40 न्यूटन के वैल्यू। तो मैंने बोला म्यू कितना दे रखा है 0.5 इंटू एन कितना हो जाएगा mg के बराबर, दैट इज 40 mg नहीं सॉरी 40 न्यूटन के बराबर होगा। mg के बराबर क्यों नहीं होगा, मैंने बोला ये है 40 न्यूटन से प्रेस तो नॉर्मल इज 40 न्यूटन के बराबर। तो कितना आ जाएगा ये आपका 20 न्यूटन के बराबर आएगा, ठीक। ये आपकी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई। मैंने बोला इस पे दो फोर्सेस लग रही थी, किस डायरेक्शन में, 15 न्यूटन के डायरेक्शन में, और एक नीचे फोर्स लग रही थी 20 न्यूटन की। तो मैंने बोला ब्लॉक कैसे मूव करेगा, इसी डायरेक्शन में, इन दोनों के रिजल्टेंट पे ही तो मूव कर रहा होगा। ये ब्लॉक है, फोर्सेज ऐसे लग रही हैं, एक ऐसे फोर्स लग रही है, एक ऐसे फोर्स लग रही है, इस वाली फोर्स की वजह से तो मूव कर ही नहीं रहा होगा, ठीक है। तो मैंने बोला इन दोनों फोर्स की वजह से मूवमेंट आ रही होगी। तो मैंने बोला इन दोनों फोर्स का अगर रिजल्टेंट लोगे आप तो 15 और 20 का रिजल्टेंट कितना आता है, मैंने बोला ये रिजल्टेंट अगर निकालना तो ये आता है आपका 25 न्यूटन के बराबर, ठीक है। और ये एंगल क्या मान लिया है मैंने, थीटा मान लिया। मैंने बोला इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा। कितने से लग रहा होगा, 20 न्यूटन से लग रहा होगा। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन मैक्स टू मैक्स कितना लग सकता है, 20 न्यूटन से ही लग सकता है। ये वाली फोर्स इन दोनों की वजह से कितनी आ रही है, 25 न्यूटन आ रही है। फ्रिक्शन हमारा 20 न्यूटन ही दे रखा है, ठीक है। उसी के इस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए तो फ्रिक्शन आता है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। तो मैंने बोला क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स तो लगेगी, कैसे लगेगी, 20 न्यूटन में लगेगी, ठीक है। विल द ब्लॉक मूव, आप बोलोगे यस, इन विच डायरेक्शन। मैंने बोला अगर ये एंगल थीटा मान लिया है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 इनवर्स ऑफ 20/15, ठीक है, 4/3। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 53 डिग्रीज के बराबर, ठीक। क्वेश्चन बढ़िया है, देख लो, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है, अ पर्सन इज मैनेजिंग टू बी एट रेस्ट बिटवीन टू वर्टिकल वॉल्स बाय प्रेसिंग वन wall A by his hands and feet and the other wall B by his back. Assuming that the friction coefficient between his body and the wall is 0.8 and that limiting friction acts at all the contacts. Show that the person pushes the two wall with equal forces. ठीक है, और क्या निकालना है, फाइंड द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय ईदर वॉल ऑन द पर्सन। ठीक है, ठीक है जी। मैंने बोला आदमी की अगर एफबीडी बनाऊंगी मैं, आदमी की अगर मैं एफबीडी बनाऊंगी तो मैंने बोला आदमी की एफबीडी बना रही हूं। मैंने बोला टोटल नेट फोर्स जो वॉल से इस डायरेक्शन से इस आदमी पे आ रही होगी, मैंने बोला इसको मैं मान रही हूं N1, ठीक है। और टोटल नॉर्मल फोर्स जो इस आदमी पे इस डायरेक्शन में आ रही होगी वो होगी N2, ठीक। और क्या होगा, इसका वेट लगेगा नीचे के डायरेक्शन में, कितने के बराबर, mg के बराबर, ठीक। एक फ्रिक्शन आएगा, नेट फ्रिक्शन जो इस वॉल से मिल रहा होगा, मैंने बोला वो होगा म्यू, म्यू दे रखा है आपको, दे रखा है, म्यू इंटू N2 के बराबर, ठीक है। और जो इस वाले वॉल से आएगा वो हो जाएगा म्यू इंटू N1 के बराबर, ठीक। जो सा वॉल उसका नॉर्मल, ठीक है। ये तो बन गया आदमी की एफबीडी। मैंने बोला आदमी क्या आपको हॉरिजॉन्टल में मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। रेस्ट पे हॉरिजॉन्टल में कुछ आगे पीछे मूवमेंट नहीं हो रही है, तो मैंने बोला N1 किसके बराबर हो जाएगा, N2 के बराबर, ठीक है। वैसे ही हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या था, शो दैट द पर्सन पुशेस द टू वॉल विथ इक्वल फोर्सेस, ऊपर नीचे कहीं जा नहीं रहा है, तो N1 N2 के बराबर तो होना ही चाहिए। तो बेसिकली जितना नॉर्मल रिएक्शन, टोटल नॉर्मल रिएक्शन जो इस वाली वॉल से इस पर्सन पे इस डायरेक्शन से आ रहा होगा, वो टोटल नॉर्मल रिएक्शन
इस वाली वॉल से इस पे जो आ रहा होगा उसके बराबर होगा। तो मैंने बोला पहला वाला जो क्वेश्चन है, द पर्सन पुशेस द टू वॉल विथ इक्वल फोर्सेस, तो अगर ये आदमी टोटल नॉर्मल रिएक्शन इस पे N2 लग रही होगी, ठीक है, तो ये आदमी इसको भी N2 से पुश कर रहा होगा, आदमी इस वाली वॉल को N1 से पुश कर रहा होगा। अब मैंने बोला N1 N2 के बराबर है, तो जो दो फोर्सेस होंगी जिससे आदमी पुश कर रहा होगा दोनों ही वॉल्स को, वो भी आपस में बराबर होंगी, ठीक। अब बोला फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय ईदर वॉल ऑन द पर्सन। अब ये हॉरिजॉन्टल, अब वर्टिकल में भी कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है, तो मैंने बोला म्यू N2 प्लस म्यू N1 विल बी इक्वल्स टू M इंटू जी के बराबर। अब N1 N2 के बराबर है, तो मैंने बोला म्यू दैट इज 0.8, ठीक है, इंटू में N2 को मैं N1 पुट करी, N1 इंटू में 2, ठीक है, 2 म्यू N1 लिख दिया मैंने, इक्वल्स टू mg कितना है, m कितना है 40 और g कितना है 10। तो N1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, वो आ गई आपकी 40 इंटू 10 बाई 8 इंटू 2 इंटू 10, ठीक है। इसे काटो पीटो सॉल्व करो, 4 1 जा 4 2 जा, तो ये हो जाएगा 25 50, तो ये आ जाएगा 250 न्यूटन्स के बराबर। तो क्या लिखा है, फाइंड द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय ईदर वॉल ऑन द पर्सन। तो N1 बराबर N2 किसके बराबर आ जाएगा, 250 न्यूटन्स के बराबर आ जाएगा, ठीक है। आसान सवाल है, हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आखिरी सवाल देख लेते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 31। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 31, फिगर शोज अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m kept on the left end of a larger block of mass capital M and length L. The system can slide on a horizontal road. The system is started towards right with an initial velocity v. The friction coefficient between the road and the bigger block is mu, and that between the block is mu by 2. Find the time elapsed before the smaller block separates from the bigger block. ठीक, ठीक है। क्या करने का है, तो मैंने बोला कि फ्रिक्शन क्या करेगा, रिलेटिव मोशन होने की कोशिश होगा, फ्रिक्शन क्या करेगा, वो रिलेटिव मोशन अपोज करेगा, ठीक है, ऐसे कुछ हो रहा होगा। तो मैंने बोला जला ब्लॉक की एफबीडीज अगर मैं बनाऊं तो ऐसे करके कुछ हो रहा होगा कि मैंने बोला ये स्मॉल ब्लॉक मास m और इस पे क्या है फ्रिक्शन आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ अपोज करने की कोशिश करेगा, कितने के बराबर हो जाएगा, म्यू इंटू mg। म्यू क्या है यहाँ पे, म्यू बाई 2 दिया, बिटवीन द ब्लॉक इज म्यू बाई 2, तो म्यू बाई 2 ऐसे लगेगा। और बिगर वाले ब्लॉक के लिए अगर मैं बनाऊं तो इस पे क्या लगेगा, इस पे आगे की तरफ लगेगा कितना, म्यू बाई 2 mg, ठीक है, और नीचे के डायरेक्शन में क्या इतना लगेगा, कितना म्यू दे रखा है, इसके बीच में म्यू दे रखा है रोड और इसके बीच में, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू टोटल मास m प्लस कैपिटल M प्लस m इंटू जी, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। अब रिलेटिव मोशन अपोज करने की कोशिश होगा तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लिमिट पर लगेगा। तो मैंने बोला मान लीजिए इस ये वाले ब्लॉक क्या चल रहा है, किसी एक्सेलरेशन a0 से चल रही है, ठीक है अभी। तो मैंने बोला इस वाले ब्लॉक के लिए अगर मैं लिखूंगी ये कैपिटल मास m, ये स्मॉल मास m, तो मैंने बोला इस वाले ब्लॉक के लिए अगर मैं a0 की वैल्यू निकालूं तो जो a0 की वैल्यू आएगी इसके लिए वो आ जाएगी म्यू कैपिटल M प्लस m इंटू जी माइनस ऑफ म्यू बाई 2 स्मॉल mg डिवाइडेड बाय कैपिटल M, ठीक, यही आएगी, कुछ यही आएगी। तो ये आ जाएगा आपका इससे 2 म्यू m प्लस m इंटू जी माइनस ऑफ म्यू mg डिवाइडेड बाय 2 ऑफ स्मॉल m कैपिटल M, सॉरी, ठीक है, ठीक है। ये आपकी a0 की वैल्यू यहां से निकल कर आई, ठीक है। अब मैंने बोला चढ़ के आप क्या करना है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग है, तो इसमें क्या करना है, अब जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे करना। मैंने बोला चढ़ जाओ और बड़े वाले मास m पे बैठ जाओ। बड़े वाले मास m पे जैसे ही मैं बैठी तो मुझे क्या दिखा कि सूडो कॉन्सेप्ट आ गया। मैंने बोला सूडो कॉन्सेप्ट आया तो क्या हो गया कि ये जो स्मॉल मास m है
इसको अगर मैं देखूंगी तो इस पे एक सूडो फोर्स लगेगी, किसके बराबर, मैंने बोला यहाँ पे मैं चढ़ के बैठ गई हूँ तो मैं इस पे सूडो फोर्स लगेगी, इस वाले का एक्सेलरेशन ए नॉट मैंने इस डायरेक्शन में माना है, तो स्मॉल मास m पे जो सूडो फोर्स लगेगी वो हो जाएगी m इंटू ए नॉट इस डायरेक्शन में। एक इस पे फ्रिक्शन फोर्स तो लग रही थी कितनी, म्यू बाई 2 mg के बराबर, ठीक है। और मैंने बोला इसके रिलेटिव इसका जो एक्सेलरेशन है वो मैंने आगे की तरफ कितना माना है, a12 मान लिया मैंने, ठीक। इस पे चढ़ के बैठी हूँ तो इसके रिलेटिव इसका एक्सेलरेशन आया, मैंने बोला a12 मान लिया है, तो मैंने बोला a12 की अगर मैं वैल्यू निकालूंगी, एक्सेलरेशन ऑफ 1, ठीक है, ये 1 है ये 2, ठीक है, इसके रिलेटिव मैंने निकाला है एक्सेलरेशन, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, मैंने बोला m इंटू ए नॉट माइनस ऑफ म्यू 2 mg डिवाइडेड बाय स्मॉल m, तो ये कितना आया आपका, ये आया आपका ए नॉट माइनस ऑफ म्यू बाई 2 g के बराबर, ठीक है। अब ए नॉट की वैल्यू जरा इसमें से उठाओ और इसमें पुट करो, तो ये आपको अगर वैल्यू आप पुट करोगे तो ये आएगा आपका 2 म्यू m 2 म्यू mg माइनस ऑफ 2 म्यू स्मॉल mg माइनस ऑफ mg, तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ म्यू mg, ठीक है, माइनस ऑफ म्यू बाई 2g, ठीक है। और इसके नीचे आएगा 2m, ठीक, ठीक है। तो कितनी आ रही है आपकी एक्सेलरेशन ऑफ 1 रिलेटिव टू द सेकेंड, कितनी आ रही है, a12 की वैल्यू आपकी ये आएगी आपकी, इसको सॉल्व करने पर म्यू जी m प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2m से 2m हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2m के बराबर, 2 म्यू कैपिटल mg और 2 बाई 1 म्यू कैपिटल mg, तो ये हो जाएगा म्यू कैपिटल mg प्लस ऑफ म्यू स्मॉल mg अपॉन में 2m, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपका एक्सेलरेशन ऑफ 1, ये 1 था और ये 2 था, तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 रिलेटिव टू सेकेंड आपका कितना आया, ये आया। अब डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, अगर मैं इस पे बैठी हूँ अभी भी, तो मैंने बोला m मास को इस स्मॉल मास m के ऊपर मैं चढ़ के बैठ गई हूँ, तो मैंने बोला इसको मैंने रुका हुआ मान लिया है, तो मैंने बोला स्मॉल मास m इस बड़े वाले मास m को कब छोड़ देगा, कितनी लेंथ ट्रेवल करके, मैंने बोला l लेंथ ट्रेवल करेगा तो छोड़ देगा, तो मैंने बोला लेंथ कितनी ट्रेवल करनी है 1 को रिलेटिव टू सेकेंड, वो कितनी है, मैंने बोला वो l के बराबर है, ठीक। एक्सेलरेशन मैंने निकाल ही लिया है, तो क्या निकालना था मुझे ये निकालना था कि टाइम कितना लगेगा जब तक दोनों ब्लॉक सेपरेट नहीं हो जाते, तो मैंने बोला ये इक्वेशन लगाओ जरा। अब मैंने बोला रिलेटिव वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं फर्स्ट की सेकंड में, तो मैंने बोला पूरा सिस्टम ही आगे जा रहा था v वेलोसिटी से, तो जो इनिशियल वेलोसिटी होगी 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, वो भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मैंने बोला इक्वेशन में कैसे लिख सकती हूँ कि s12 कि s इज इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर, अगर मैं s इक्वल्स टू हाफ AT अगर स्क्वायर में लगा दूं तो मेरा टाइम निकल जाना चाहिए, तो मैंने बोला s इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर, s की जगह मैं क्या रखूंगी L12 हाफ और एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू द सेकेंड और t स्क्वायर जो टाइम, ठीक है। तो यहां से जो मेरी t की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी, ठीक है, L12 ये इसकी जगह मैंने L रखा हाफ, ये आ जाएगा मेरा म्यू जी m प्लस m डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल M, ये मेरा t के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर मैं t की वैल्यू देखूँ तो जो मेरा टाइम की वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी t स्क्वायर, ठीक है, इनटू में, तो जो टाइम की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 4m कैपिटल M इंटू L अपॉन में म्यू जी m प्लस स्मॉल m इस पूरे का अंडर रूट, ठीक है, ये आएगी आपकी टाइम की वैल्यू। तो इतने टाइम बाद क्या होंगे, स्मॉलर ब्लॉक विल बी सेपरेटेड फ्रॉम दी बिगर ब्लॉक, ठीक। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, करके देखो,
ठीक है, तो आज क्या हुआ, हमारा फ्रिक्शन का जो डिस्कशन था HCV का, सारे क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज के डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे सर्कुलर के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। तो ठीक है, फिर पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है।